स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले के दो वीडियो में अपन ए और बी का पूरा सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो यहाँ हम देखते हैं सेक्शन सी का डिटेल्ड सॉल्यूशन, जिसमें की बात क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट हो रही है। इसमें एक आपको द्विघात समीकरण दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात करो और शून्य और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की बाद में जांच भी करनी है। चलिए पहले हम इसके फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म मेथड से। तो आप जानते ही हैं 15 के 2, ये आपके मेथड क्या हो गया, माइनस का 5x और प्लस के 3x, है ना, क्योंकि 5 का 3 में गुणा 15 होता है। तो ये आपने पेयर बना लिए, x कॉमन लेंगे x माइनस 5 आ रहा है, 3 कॉमन लेने से भी x माइनस 5 आ रहा है, पूरे में से कॉमन x माइनस 5। अब आपका बचा x प्लस 3, दोनों की कंपैरिजन अपन 0 से करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल 5 एंड x इक्वल माइनस 3, ठीक है ना। चलिए अब उधर देखते हैं, शून्य और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करो। वो कैसे देखते हैं। यहाँ पर करना क्या है कि अपने को जो है वो शून्यकों का पहले योग और गुणन ज्ञात करना है। शून्यकों का योग, तो योग अपन जानते ही होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो b क्या है, b होता है x का गुणांक जो कि -2 है, और a होता है x स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 2 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर जो आपका योग है उसको डायरेक्ट करूं तो ये योग आपका हो रहा है यहाँ पर 5 एंड -3 का टोटल करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये आपका हो रहा है इक्वल, ये हो गई सत्यता की जांच। आप इसको योग शून्यकों के गुणन से भी चेक कर सकते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ एपी यानी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी का दूसरा पद दिया है 24, तो दूसरा पद हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस डी बराबर 24। ये तो हो गया एक इक्वेशन। अब तीसरा पद क्या 28 है, तो 28 और 24 का मैं अंतर करूंगा तो आपको इससे d यानी सार्वंतर मिल रहा है कितना, 4, और ये d हम इधर रख देंगे। तो d जब मैं यहाँ 4 रखूंगा तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20। अब मेरे पास a और d आ चुके। आपको पूछा 61 पदों का योग, तो Sn का फॉर्मूला क्या है आपका, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n कितना है आपका, n है यहाँ पर आपका 61, क्योंकि 61 पदों का योग है, और 2 इंटू a की वैल्यू 20 है, n आपका 61 है ही, और d आपका 4 है। तो इस तरह से ये हो गया 61/2, 40 प्लस 240, ये हो जाएगा 280, और 2 से डिवाइड करेंगे 280 को, तो ये 140। इनका गुणा करना है, ये आपका हो गया 14 का 1 में 14 और 14 से 84, और ये हो गया 85, यानी 8540, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, ये आपका हो गया 12 मीटर ऊंचा पेड़, ठीक है ना। ये पेड़ मैंने मान लिया ए बी सी। अब ये क्या है, आंधी से मान लो बी बिंदु से टूट जाता है। तो अगर मैं देख रहा हूं कि अगर इसकी टोटल लेंथ 12 है और नीचे की अगर मैं यहाँ x मान लूं कि x मीटर की ऊंचाई से टूटा है, तो ऊपर का क्या होगा 12 माइनस x। और अब ये कह रहा है कि यहां से ये टूटकर ये पार्ट जो ए बी आपको दिख रहा है, ये कहाँ आ जाता है, ये आ जाता है नीचे, यानी ये 12 माइनस x आपका नीचे आ गया, ठीक है, इस तरह से। और जमीन पर आकर इसने यहां बना लिया 30 डिग्री का कोण, ठीक। अब इसमें वैल्यू आपको x की निकालनी है। चलिए मैं आपको ले चलता हूं त्रिभुज BAC में। यहाँ आपको लंब दिया है, कर्ण दिया है, थीटा दिया है, तो ये सारी चीजें हमें साइन में मिलती हैं। साइन थीटा होता है लंब अपॉन कर्ण। तो साइन थीटा कितना है 30, लंब आपका x और कर्ण 12 माइनस x। साइन 30 हो गया 1/2, और ये x अपॉन 12 माइनस x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x इधर लाऊंगा 3x हो जाएगा, और 3 से ये आप काट देंगे, आपका आ गया 4, यानी पेड़ किसी ऊंचाई से टूटा है 4 मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे।
तो यहाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक ही आधार BC पर, यहाँ पर जैसे कि मैंने ये कोई आधार ले लिया आपका, एक ही आधार ये BC, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इस पर ABC और DBC दो त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए यहाँ मैंने एक बिंदु A ले लिया और ये मैंने आपका बिंदु ले लिया यहाँ पर ये D, ठीक है ना। अब एक ट्रायंगल तो ये कह रहा है ABC बन रहा है ये ऊपर की साइड, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है इसका अपोजिट साइड DBC, ठीक है। करना क्या अपने को, करना यह है कि वो कह रहा है AD और BC लाइन तो है ही है, ये आपकी हो गई AD, ये दोनों O पर आपकी प्रतिच्छेद कर रही हैं। और अब ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो ये है और DBC का ये आ जाना चाहिए। तो देखते हैं, चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ से चलिए मैं परपेंडिकुलर डाल लेता हूं। तो यहां से चलिए मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, जैसे ये, ठीक है ना। ये बिंदु कोई मान लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया E, और यहां से भी हम परपेंडिकुलर इस पे डाल देंगे लाइन पे, ये आपको मैंने ले लिया F, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर यहां हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी LHS ले रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि LHS जो है हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, AO अपॉन DO। तो आप ध्यान देना, जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू लंब इंटू आधार। तो अगर मैं ABC की बात करूं तो लंब कौन आएगा, AE, 90 डिग्री बन रहा है, और आधार क्या है BC। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AE इंटू BC, ठीक है ना। और DBC का क्या हो जाएगा, DBC का आपका हो जाएगा 1/2 इंटू, ये आपका हो जाएगा, यहां आपने परपेंडिकुलर क्या लिया है, DF, तो DF इंटू BC और ये कैंसिल होके आपका आ गया AE अपॉन DF। अब यहीं पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, आप जो है दो ट्रायंगल में ध्यान दें। एक तो ट्रायंगल आपका आ रहा है AEO और एक ट्रायंगल आप देखना DFO, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को आप गौर से देखना, ये दोनों। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 90 बन रहा है, यानी एंगल जो AEO है वो किसके इक्वल है, DFO के। क्यों है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। यहां पर आप देख रहे हैं एंगल AOE जो है वो आपके किसके इक्वल है, एंगल DOF के। ये क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट हैं, यानी ये आपके देखिए इस तरह से हो गया ना ये। तो यहां पर मैंने आपको बताया था ये अपोजिट एंगल है, तो ये आपके इक्वल वैसे हो गई ये 90 डिग्री। तो यहां हम देख सकते हैं डबल A समरूपता लग रही है, और डबल A समरूपता से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज आपका AEO है वो किसके समरूप है, त्रिभुज DFO के। अब जैसा कि आप जानते हैं जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां अगर मैं इनकी संगत भुजा निकालूं तो आप देख सकते हैं कि जो AE अपॉन DF की वैल्यू है, AE अपॉन DF, तो वो मैं अगर इधर से AO लूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, इधर DO के। तो क्या अपन इसको यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपने देखा AE अपॉन DF की वैल्यू क्या आ रही है, AO अपॉन DO, और जो कि आपकी क्या थी, RHS। तो इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर अपना 19। आगे देखते हैं। तो यहाँ जो पेपर में फिगर दिया हुआ था वो कुछ इस तरह से था कि ये कोई सर्किल है और यहाँ ये इसका सेंटर हो गया O, और यहाँ पर 3 पॉइंट थे, ये सॉरी इसने इसका सेंटर A दे रखा है, और यहाँ 3 पॉइंट दे रखे हैं इसने यहाँ पर B, C और ये आपका D, ठीक है। अब आपको लाना क्या था इसमें कि एंगल BAD का बनेगा सेंटर पर, ये एंगल BAD, ये जो एंगल है, ठीक, ये किसके इक्वल लाना है, टू एंगल BDC एंगल कैसे बनेगा, ये आपका BDC एंगल बनेगा आपका यहां पर, ठीक है। और CBD का बनेगा आपका CBD, ये आपका बनेगा ये। तो आपको जो है वो एंगल लाना है, ये BAD इन दोनों के सम के ट्वाइस लाना है। चलिए मैं इसको कुछ मान लेता हूं, जैसे मैंने इसको x ले लिया और इसको y, ठीक है ना। चलिए
तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि ये प्रूव कैसे होगा। यहाँ इसने एक लाइन दे रखी है कि ए बी और ये आपका ए सी और ए डी तीनों कैसी है, इक्वल। वो तो ऑब्वियस है, तीनों रेडियस ही है, वृत्त की त्रिज्या है, तो तीनों बराबर ही होंगी। चलिए अब ये देखते हैं ये सिद्ध कैसे होगा। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे वृत्त में ये कोई चाप है, ठीक है। अब ये चाप जो है, जैसे कि मान लो ये एक कोण तो बना रहा है केंद्र पर, ठीक है, ये यहाँ पर, और एक ये चाप कोण बना रहा है मान लो परिधि पर, यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि जो केंद्रीय कोण होता है वो परिधि कोण का दुगना होता है। शर्त क्या होती है, बस ये एक ही चाप द्वारा निर्मित होने चाहिए। तो ये यहाँ पर थ्योरी काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं, आप एक बार बीसी चाप के लिए लीजिए। सबसे पहले मैं ले रहा हूं बीसी चाप के लिए, ठीक है। तो बीसी चाप जो है, देखो अब बीसी चाप आप देखना ध्यान से कि केंद्र पर कोण कितना बना रहा है, ये बना रहा है BAC, ये कोण, ठीक। तो जो आपका कोण BAC है वो किसका डबल हो जाएगा, बीसी चाप परिधि पर कितना बना रहा है, BDC यानी X, है ना। चलिए तो ये आपका हो गया 2 कोण BDC, ये तो हो गया समीकरण 1, ठीक है। यहां पर ये चीज आप फोकस हमेशा ध्यान रखना। चलिए अब मैं ले रहा हूं यहां पर CD चाप के लिए। तो इसी तरह से आप उसमें देखो CD चाप में, तो CD चाप जो है वो केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, केंद्र पर ये बना रहा है CAD, केंद्र पर बना रहा है CAD। और यही जो है CD चाप परिधि पर कोण कितना बना रहा है, CBD। तो ये आपका यहां भी डबल हो जाएगा CBD। चलिए अब मैं यहां पर कर देता हूं टू ऐड, यानी दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। तो आप जानते हैं LHS में LHS ऐड होगी और RHS में RHS। तो BAC और CAD को आप गौर से देखिए, BAC ये इतना कोण है यहां से, और ये CAD ये इतना कोण है। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, BAD। तो इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, इन दोनों ने मिलके बना दिया एंगल BAD, ठीक है ना। चलिए यहां इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा इसको और इसको, तो 2 आ जाएगा कॉमन, 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, एंगल BDC प्लस एंगल CBD, ठीक है ना। तो ये आपका प्रूव हो गया, ये करना था अपने को। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। त्रिभुज ABC की भुजा BC को एक वृत्त बिंदु P पर स्पर्श करता है तथा अन्य दो भुजाओं AB और AC को बढ़ाने पर वो Q और R पर स्पर्श करता है। कैसे देखते हैं एक बार, कि जैसे मान लो ये है कोई आपका त्रिभुज ABC, ठीक है ना। ये चलिए मैंने यहां पर ले लिया, ये आपका कोई त्रिभुज ABC ले लिया, ठीक है, ABC। अब वो ये कह रहा है कि भुजा BC को, ये भुजा BC को एक वृत्त जो है स्पर्श कर रहा है, ये आगे जा रहा है, और इस तरह से ये सर्किल जो है यहाँ इसको ये स्पर्श कर रहा है। तो ये इधर Q पर और इधर यहाँ पर R पर, ठीक है ना। अब आपको ये, चलिए मैं बिंदु यहाँ P ले लेता हूं, ये आपका P बिंदु है। अब यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि जो AQ है वो आपका तीनों भुजाओं के योग का आधा प्रूव हो जाना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी वृत्त से बाह्य बिंदु से अगर मैं कोई स्पर्शी खींचता हूं तो ये दोनों कैसी होती हैं, बराबर। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो ये BP किसके इक्वल हो जाएगी, BP हो जाएगी BQ के बराबर। ऐसे ही जो CP है वो किसके इक्वल हो जाएगी, CR के बराबर। और जो AQ है, भाई A से भी तो वृत्त पे स्पर्शी खींच रही है, तो AQ किसके इक्वल हो जाएगी, AR के। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 इक्वेशन आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू आपको निकालनी है किसकी, AQ की। चलिए यहाँ LHS ले रहे हैं अपन AQ। तो AQ के पार्ट आप गौर से देखो, AQ कहां से कहां तक है, AQ है AB प्लस BQ, AB प्लस BQ। अब AB तो ये आपका चल ही रहा है। अब एक बार BQ को आप देखना गौर से, तो आप यहाँ एक बार BQ को देखना, BQ किसके इक्वल बताया था मैंने, BP के। तो ये मैंने इसकी जगह BP लिख दिया, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा आगे ले रहा हूं इसको, AB प्लस, अब BP जो है, अब आप देखिए जो BP है वो तो आ गया किसकी जगह, BQ की जगह आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर अगर अपन तीनों भुजाओं का योग निकालें
तीनों भुजाओं का। तो देखते हैं वो क्या आएगा। चलिए मैं एक बार RHS से सॉल्व कर लेता हूं इसको। RHS है आपकी 1/2 AB प्लस BC प्लस CA, यही है ना। तो आपकी 1/2 AB प्लस, अब BC के आप देखिए BC के पार्ट क्या क्या है। BC के पार्ट है BP प्लस CP, और CA जो लाइन है वो मैंने लिख दी एज इट इज, ठीक है ना, CA लिख दी एज इट इज। तो 1/2 इंटू, अब आप थोड़ा ध्यान दें, यहां पर आप देखिए AB प्लस BP की वैल्यू क्या है। BP की वैल्यू किसके बराबर है, BP की वैल्यू है आपकी BQ के बराबर, ठीक है ना, ये आपकी BQ। CP की वैल्यू किसके बराबर है, ये आपकी है CR के बराबर, और प्लस में चल रहा है आपका CA, ठीक है ना। चलिए अब यहां थोड़ा सा आप देखें 1/2, तो आप देखिए AB प्लस BQ किसके इक्वल हो गया, AQ के, और अब यहां देखना CR प्लस CA किसके इक्वल हुआ, ये हुआ AR के। और जैसा कि आपको पता है ऊपर ही मैंने बोला था कि आप AR को किसके इक्वल मान सकते हैं, AR को मान सकते हैं किसके इक्वल, AQ के। ये आपकी लाइन दिख ही रही है, तो ये AQ प्लस AQ क्या हो गया आपका 2AQ, और ये कैंसिल होके आपका हो गया AQ, जो कि अपनी क्या थी, LHS थी, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपकी LHS के इक्वल क्या आ गई, RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 22 आपके सामने है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, रचना का। त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना करो, जबकि BC दे रखी है और AB दे रखी है और आपको एंगल B दे रखा है। तो सबसे पहले परिगत वृत्त तो बाद में बनेगा, पहले क्या बनता है इसमें, त्रिभुज। तो आपको करना कुछ नहीं है इसमें, बस जैसे मान लो मैंने आपकी ये ले ली BC, कितने की ले ली, 6 सेमी की ले ली, ठीक है ना। यहाँ पर आप करेंगे क्या, B पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री का कैसे बनता है, यहाँ से जैसे आपने ये चाप लगाया, अब यहाँ से ये काटेंगे, आपका हो गया 60 डिग्री, और ये आपने बढ़ा दिया। अब इस पे आप 5 सेमी ये जो है वो कट कर लो, यहाँ पर आपको पॉइंट A मिल जाएगा। अब A से आप जो है इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ये तो आपका हो गया ट्रायंगल ABC, ठीक। अब परिगत वृत्त की बात कर लेते हैं। तो परिगत वृत्त में भी कोई ज्यादा कुछ नहीं है, किन्हीं भी दो भुजाओं का आपको लंबार्धक खींचना होता है। तो आधी से ज्यादा डिस्टेंस लेके दो चाप जैसे मैंने B से लगाए, इनको काटते हुए दो C से, ये हो गया BC का लंबार्धक, ठीक है। एक भुजा और चॉइस कर लो, जैसे मान लो आपने AB चॉइस की, तो वही B से फिर से ये आपने आधी से ज्यादा दूरी लेके दो चाप B से और दो चाप ये मैंने A से लगा दिए, ठीक है ना। ये अब इनको मिलाते हुए जब मैं लाइन खींचूंगा तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, बस वही मैंने सेंटर ले लिया ये O, और OA त्रिज्या लेकर जब मैं वृत्त खींचूंगा तो ये तीनों जो है वो शीर्षों से होकर जाएगा। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं परिगत वृत्त, और या इसको हम कहते हैं परिवृत्त, ठीक है ना, इस तरह। और आप रचना के पॉइंट जो जो आपने किया है वो स्टेप बाय लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी दे रखी है और जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण दिया है 90 डिग्री। जैसे ये मैंने कोई वृत्त ले लिया, ये कोई ले ली जीवा AB, और यहां ले लिया केंद्र O, और ये जो एंगल है ये बन रहा है कितना, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा, रेडियस कितनी है आपकी 21, तो ये आपका हो जाता है पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस r स्क्वायर बाई 2। अब ये क्या है, इसके पीछे लॉजिक देखिए। सबसे पहले मैंने ये तो आपका होता है त्रिज्यखंड, ये पूरा ये हो गया पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, और ये r स्क्वायर बाई 2 इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो जब मैं पूरे में से जब मैं इसको माइनस कर दूंगा तो आपका ये नीचे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं 22/7, r आपका 21 है, थीटा 90 है, और ये आपका हो गया 360, r आपका 21/2, यहाँ पर 7 से ये 3 टाइम होगा, 90 से ये 4 आ गया, ये मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं,
11 एंड 2 हो गया। अब 11 3 जा 33, 33 का गुणा किससे करना है 21 से, तो ये 33 हो गया, 33 दूनी ये आपका हो गया 693/2। 21 21 का 441/2 हो गया। ये मैं माइनस करूंगा तो ये आपका 252/2 यानी 126 सेमी स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या है 9 सेमी। चलिए ठीक है, यहां मैं इस धातु के गोले का आयतन निकाल लेता हूं, जो कि आप जानते ही हैं 4/3 πr³ होता है। और ये मैंने r कितनी है 9, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका गोले का आयतन। अब इससे आपको बनाने क्या है, बेलन बनाने हैं। तो चलिए अपन बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। ये आपने निकाल लिया। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। तो πr कितनी है इसकी 3 और h है 6। ये आपकी हो गई ये बेलन का आयतन। अब वो अगर कितने बेलन बनाए जा सकते हैं यानी इनकी संख्या पूछी है, तो हमेशा जब किसी बड़ी आकृति को पिघलाकर छोटी आकृति बनाते हैं तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग देते हैं। तो अपन इन दोनों का भाग देंगे। तो कैसे 4/3 π999 और यहां हो गया π336। चलिए अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। पाई कैंसिल, ये 3 3 जा 9 कैंसिल, ये आपने हो गया 3 से कैंसिल कर दें 3 और ये आपका 2 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 2 का 3 में 6, 6 का 3 में 18। तो इस तरह से हमारे कितने बेलन बनेंगे 18। नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। एक थैले में 5 सफेद 2 लाल और 3 काली गेंदें हैं। कुल गेंदें कितनी हो गई 10। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। अब इसमें 3 पार्ट थे, सफेद गेंद की, लाल गेंद की, काली गेंद की। तो देखते हैं। चलिए ये मैंने ले लिया P(E1) यानी पहली घटना की प्रायिकता। तो सूत्र होता है अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। ये नंबर ऑफ E1 का मतलब है पहली घटना के लिए अनुकूल स्थितियों की संख्या। तो आप देख रहे हैं सफेद गेंद कितनी है 5 और कुल गेंदें हैं 10, कैंसिल आउट होके 1/2। लाल गेंद की देखते हैं। लाल गेंद को मैं लिख ले रहा हूं P(E2). P(E2) यानी दूसरी घटना की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ E2 अपॉन नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E2 क्या हो गया, दूसरी घटना के लिए अनुकूल स्थितियों की संख्या। तो आप देख सकते हैं लाल गेंद कितनी है यहाँ पर 2 और कुल गेंदें हैं 10। तो ये कैंसिल होके 1/5 हो गया। अब बची क्या, काली गेंद है। इसी तरीके से काली गेंद की प्रायिकता को P(E3) ले रहे हैं, तीसरी घटना की प्रायिकता। और फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ E3 अपॉन नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E3 यानी तीसरी घटना के लिए अनुकूल स्थितियों की संख्या। तो वो तीसरी घटना के लिए काली गेंद कितनी है 3, कुल 10। अब ये आपका 3/10 हो गया। तो ये था आपका सेक्शन नंबर सी। और सेक्शन डी का सॉल्यूशन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखें।